नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एनईजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो आज अपने पढ़ेंगे मिल्क के बारे में, यानी कि दूध के बारे में। तो दूध क्या होता है, सबसे पहले अपने ये जानते हैं कि दूध है, उसकी परिभाषा या डेफिनेशन क्या होगी। तो ये होगी कि वत्स जनन किसको बोलते हैं? वत्स, ठीक है। वत्स जन्म के 15 से 10 से 15 दिन पूर्व और वत्स जन्म के 10 से 15 दिन बाद में जो भी अपने को लैक्टिक सीक्रेशन गाय से या भैंस से प्राप्त होगा उसको बोलेंगे मिल्क। जैसे ठीक है, जैसे ये गाय है, ठीक है, तो इससे अपने को आज ये इसका बयान हो गया, ठीक है। तो ये ब्यागी अब हो गए 10 से 15 दिन। तो 10 से 15 दिन के बाद में जो लैक्टिक अपने को प्राप्त होगा ना, लैक्टिक क्षरण यानी कि दूध, लैक्टिक क्षरण अपने को प्राप्त होगा। और वो कब तक प्राप्त होगा? जब तक ड्राई पीरियड ना आ जाए। ड्राई पीरियड यानी कि जो अपने गाय या भैंस को ना सूखा छोड़ देते हैं, जब अपना उसका दूध निकालना बंद कर देते हैं। ये कब बंद करते हैं? जैसे अब अपने को पता है कि जनवरी के अंदर ये गाय है, ये जो ब्याने वाली है, तो अपने उसको नवंबर के लास्ट तक अपने उसका दूध निकालना बंद कर देंगे। क्यों कर देंगे? ताकि अगले ब्यात के अंदर वो ज्यादा दूध उत्पादन कर सके। तो बेसिकली वैसे तो दो महीने का होता है जो ड्राई पीरियड होता है वो। और अपने इसमें अगर जो दूध है इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसमें 15 दिन की तरह अपने को याद रखना है भी। अगर अपने पास पशु नहीं है तो अपने 15 दिन तक भी ड्राई पीरियड है वो कर सकते हैं। अगर ज्यादा पशु तो 2 महीने तक अपने खींच सकते हैं ड्राई पीरियड को, नहीं तो अपने 15 दिन का भी रख सकते हैं। तो जैसे ये गाय है, ये आज इसका ब्यांत हो गया, तो ब्यांत के 10 से 15 दिन बाद में जो लैक्टिक अपने को शरण प्राप्त होगा, और कब तक प्राप्त होगा? वत्स जनन के पूर्व, यानी कि यहाँ पे ये वापिस पूर्व, ठीक है। तो यहाँ पे ये नए बछड़े का जन्म होगा, ठीक है, वो कब होगा? 10 से 15 दिन पहले। तो इसमें क्या परिभाषा होगी कि ब्याने के 10 से 15 दिन पूर्व और 10 से 15 दिन बाद में जो लैक्टिक क्षरण अपने को प्राप्त होगा उसको बोलेंगे दूध। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या डेफिनेशन है? वत्स जन्म के 10 से 15 दिन पूर्व व वत्स जन्म के 10 से 15 दिन बाद में जो लैक्टिक क्षरण क्यों बोलते हैं? क्योंकि दूध होती है ना, जो उसके अंदर शर्करा पाई जाती है लैक्टिक, उस वजह से इसको बोलते हैं लैक्टिक क्षरण। जो लैक्टिक क्षरण प्राप्त होता है उसे क्या बोलेंगे? मिल्क, ठीक है। जैसे ये गाय है, ठीक है, ये ब्यांत हो गया इसका आज। तो ब्यांत के ऐसे तो है नहीं भी, ब्यांत के जस्ट बाद में जो दूध आएगा उसको तो अपने दूध नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? खीस। तो अपने प्योर दूध किसको बोलेंगे? 10 से 15 दिन के बाद में जो दूध प्राप्त होगा, ठीक है, वो। और ब्याने के 10 से 15 दिन पहले ये जो इसके मध्य जितना भी अपने को लैक्टिक क्षरण प्राप्त होगा उसको बोलेंगे मिल्क। अब अपने बात करते हैं कि जो मिल्क है ना, तो गाय का मिल्क होता है उसके अलग स्टैंडर्ड होते हैं, और जो भैंस का मिल्क होगा उसके अलग स्टैंडर्ड होंगे। यानी कि इसका मतलब ये है कि जैसे एक गाय के दूध की थैली आती है, ठीक है, वो गाय के दूध की थैली क्यों मानी जाएगी, या भैंस के दूध की थैली आती है तो वो दूध की थैली भैंस की है, ये क्यों मानी जाएगी? तो उसके लिए दो स्टैंडर्ड है, वो आपको याद रखने हैं। अगर बात करें अपने गाय की, तो गाय का दूध होता है ना, जो उसके अंदर फैट कितनी होनी चाहिए और एसएनएफ कितना होना चाहिए। यही बात सेम टू सेम भैंस के अंदर है। भैंस का दूध है, इसमें फैट कितनी होनी चाहिए और एसएनएफ कितना होना चाहिए। फैट क्या है? वसा है। और एसएनएफ क्या है? सॉलिड नॉट फैट, यानी कि वसा, वो शर्करा रहित जो कुल पदार्थ होगा ना उसको बोलेंगे एसएनएफ। तो गाय के दूध की अगर अपने बात करें तो गाय के दूध के जो फैट है वो कितनी होनी चाहिए? 3.25। और एसएनएफ कितनी होनी चाहिए? 8.5। तो अगर ये दोनों चीजें है ना, यानी कि गाय के दूध के अंदर 3.25 फैट है और एसएनएफ है 8.5, तो उसको बोलेंगे अपने गाय का दूध है ये प्योर। ये होना जरूरी है। अगर ये नहीं है ना, या इससे कम है, तो वो गाय का दूध नहीं माना जाएगा, और उस दूध को अपने बाजार के अंदर बेच भी नहीं सकते। अब बात आती है भैंस के दूध की। तो भैंस के दूध की क्या होनी चाहिए? 6.07।
तो फैट होनी चाहिए, और एसएनएफ कितना होना चाहिए, 9%। तो ये जब होगा गाय के दूध के अंदर और भैंस के दूध के अंदर, तो वही दूध है ना मानकीकृत दूध माना जाएगा, ठीक है। यानी कि ये स्टैंडर्डाइज मिल्क है, यानी इसको अपने बाजार के अंदर फुल ऑथराइजेशन से बेच सकते हैं, या उसका सेलिंग कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। अब अपने बात करते हैं कि दूध तो ठीक है हो गया अपना, कि दूध निकालने के अंदर 2-3 हार्मोन काम करते हैं। तो वो हार्मोन कौन कौन से हैं, जैसे आपने देखा होगा कि एक तो आता है मिल्क लेक्ट डाउन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा, एक आता है कि मिल्क सीक्रेशन यानी कि स्त्राव के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होगा, एक आता है कि जो जैसे पशु डर जाता है तो उस समय यानी अपने दूध है वो बंद कर देता है, यानी कि दूध स्त्रावण को स्टॉप कर देगा, तो उसके अंदर कौन सा हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो अपने बात करते हैं दूध से संबंधित हार्मोन्स, दूध से संबंधित हार्मोन्स। देखो सबसे पहले ये होता है कि जो दूध है ना, दूध को उत्तेजित या ऐसे बोल दे पवसाने हेतु उत्तरदायी हार्मोन, उत्तरदायी हार्मोन्स कौन सा है, ठीक है। और दूसरा आएगा दूध के स्त्रावण हेतु, दूध के स्त्रावण हेतु कौन सा हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल है। और तीसरा आएगा दूध को चढ़ाने या रोकने में कौन सा हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल है। अब हमने सबसे पहले समझते हैं कि जो दूध को उत्तेजित करने वाला या पशु को पहुंचाने वाला जो हार्मोन होता है वो किस कौन सा होता है, किस हिसाब से काम करता है। तो ये जो हार्मोन होता है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेट डाउन, ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में लेट डाउन। तो इसमें अपने देखते हैं कि क्या फंडा होता है। तो जैसे ही पशु को अपने पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो उसकी जो उसके जो नर्वस सिस्टम उसके अंदर प्यूटरिटी जो ग्लैंड है वो पाई जाएगी, यानी इसको पीयूष ग्रंथि पाई जाएगी, तो उसमें मैसेज जाएगा कि भी ये हार्मोन है इसका सीक्रेशन करना है। तो कौन से हार्मोन का सीक्रेशन करेगी, तो वो करेगी ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। तो अपने बोल सकते हैं दूध को पहुंचाने हेतु या दूध भी उत्तेजित करने हेतु कौन सा हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। ये कौन सा हो गया, लेट डाउन हेतु। अब ऐसे पूछ ले कि जो ये ऑक्सीटोसिन है ये कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है, तो ये होता है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि से ये स्रावित होगा। तो ये है ना जो जैसे ये नर्वस सिस्टम आ गया, नर्वस सिस्टम से ये दूध है ना थनों के अंदर नहीं आएगा, थनों के अंदर एक ग्रंथि सिस्टम होता है, कौन सा होता है, ग्रंथि सिस्टम। एक ग्रंथि सिस्टम होगा उसके अंदर जाके ये दूध है ना स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में ये हार्मोन काम करेगा दूध का स्त्रावण यानी कि सीक्रेशन ऑफ मिल्क, यानी कौन सा है, मिल्क सीक्रेशन, यानी कि थन से बाहर जब जो दूध आएगा ना उसके अंदर ये हार्मोन काम करेगा। तो कौन सा हार्मोन है, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये हार्मोन किस हिसाब से काम करेगा, तो अपनों ने देखा कि ऑक्सीटोसिन जब हार्मोन बनेगा ना तो जो सिस्टर्न ग्रंथि सिस्टर्न है उसके अंदर दूध स्टोर हो जाएगा। और जब ये प्रोलैक्टिन हार्मोन बनेगा ना तो ये ग्रंथि सिस्टर्न के अंदर जो दूध स्टोर हुआ था ना तो ये ग्रंथि सिस्टर्न पहले ये खुली होगी, यानी इसके अंदर दूध है वो स्टोर है, उसके बाद में ये सिकुड़ जाएगी, तो जिससे ये दूध है ना वो थनों से बाहर आएगा। तो उसमें कौन सा हार्मोन काम करेगा, प्रोलैक्टिन। अब अपने बात करते हैं दूध को चढ़ाने या रोकने हेतु, जैसे एकदम कुछ धमाका हुआ है या पशु है वो डर गया है, तो उस समय जो दूध है ना वो पशु वापस चढ़ा लेगा ऊपर, तो उसमें कौन सा हार्मोन काम करेगा, तो आपको याद रखना है एल्ड्रिलिन, एल्ड्रिलिन हार्मोन, ठीक है। तो ये 3 हार्मोन अपने पहले पहले कौन सा पड़ा, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन से क्वेश्चन आ सकता है कि ऑक्सीटोसिन कौन सी ग्रंथि है उससे स्रावित होता है, तो पीयूष ग्रंथि से।
ठीक है। उसके बाद में प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन में क्या है कि मिल्क का जो स्त्रावण होगा, यानी कि थनों से दूध बाहर आ रहा है, तो उसमें कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोलैक्टिन। उसके बाद में आया है कि जो ये दूध है वो एकदम आना बंद हो जाता है या पशु डर जाता है, तो उस समय दूध है वो पशु रोक देता है थनों में, थनों से बाहर निकालना है, तो उसमें एल्ड्रिन जो हार्मोन होगा ना वो काम करेगा। अब एक क्वेश्चन हो रहा था कि जो ऑक्सीटोसिन है ना वो कितने समय तक प्रभावी रहेगा, तो ये जो ऑक्सीटोसिन है ये 5 से 7 मिनट तक ही प्रभावी रहता है, 5 से 7 मिनट। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये 5 से 7 मिनट तक ही प्रभावी रहेगा, इसलिए बोलते हैं कि जो दूध दोहन की जो प्रक्रिया है उसको अपने 5 से 7 मिनट के अंदर पूरा कर लेना चाहिए। अगर उसके अंदर ज्यादा समय लग रहा है ना तो अपना जो दूध उत्पादन है वो उस पर फर्क पड़ेगा। क्यों फर्क पड़ेगा? क्योंकि ऑक्सीटोसिन जो 5 से 7 मिनट तक ही प्रभावी रहेगा, क्योंकि ये उसके बाद में प्रभाविता इसकी कम हो जाएगी, तो दूध उत्पादन है वो ग्रंथि सिस्टम के अंदर नहीं आएगा, और ग्रंथि सिस्टम के अंदर नहीं आएगा तो प्रोलैक्टिन चाहे कितना भी काम करे कोई मतलब नहीं है उससे। अब अपने बात करते हैं कि जो दूध निकालने का जो प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल किस हिसाब से, यानी कि थनों के अंदर जो दूध आता है वो किस हिसाब से आता है, तो उसमें भी कोई सिद्धांत काम करता होगा, तो अपने वो जानते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मिल्क या मिल्किंग, दूध दोहन या स्त्रावण बोल दो इसको, स्त्रावण, स्त्रावण के सिद्धांत। ठीक है। अब अपनी बात करते हैं कि प्रिंसिपल किस हिसाब से काम करेगा, क्योंकि जो पशु है उसके अंदर जो अयन होगा, ठीक है, उस अयन से दूध का निकलना एक नियमित प्रक्रिया है, ठीक है। और जो थन होते हैं उसके अंदर ग्रंथि सिस्टन या थन सिस्टन पाए जाएंगे, जो मैंने आपको अभी बताया था वही ऑक्सीटोसिन के अंदर। तो ग्रंथि सिस्टन होते हैं ना जो, उसके अंदर 500 से 600 ml दूध एक टाइम में स्टोर होगा, और वो जब सिकुड़ेगा तो प्रोलैक्टिन के थ्रू थन से बाहर आ जाएगा। अब जो ये ग्रंथि सिस्टम है ना इसके अंदर होती है रक्त शिराएं, ठीक है, और रक्त शिराओं के अंदर होता है एसरबुलाई, या जिनको बोलते हैं कुपिका, और कुपिका के ऊपर होगा लोब्यूल। तो ये प्रोसेस होती है दूध की, अपने जैसे जानते हैं अभी। जैसे ये एन की स्ट्रक्चर आ गई, ठीक है, ये हो गया थन। थन के अंदर क्या चीज होगी, तो थन के अंदर अपनों ने पढ़ा कि ग्रंथि सिस्टन होगी। क्या होगी? ग्रंथि सिस्टन। अब ग्रंथि सिस्टन के ऊपर क्या चीज होगी, तो ग्रंथि सिस्टन होता है ना जो उसके ऊपर होगी ये ग्रंथि सिस्टन, थन, थन सिस्टन आ गया, ठीक है, और थन सिस्टन के ऊपर होगी ग्रंथि सिस्टन, ठीक है। और ग्रंथि सिस्टन होती है ना जो उसके अंदर रक्त शिराएं होगी, और रक्त शिराओं के ऊपर क्या होगा, एसरवुलाई या एल्वोलाई, और एल्वोलाई के ऊपर क्या होगा, लोब्यूल, लोब्यूल, लोब्यूल। अब अपने बात करते हैं कि जैसी ऑक्सीटोसिन है वो पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित हुआ, तो उसके बाद में जो दूध होता है ना वो आता है रक्त शिराओं से। ये क्या है? रक्त शिरा, रक्त शिरा। जो जो दूध है ना वो रक्त शिराओं से होता हुआ इसमें आ जाएगा, किसमें? ग्रंथि सिस्टन में, ग्रंथि सिस्टन में, ग्रंथि सिस्टन के अंदर आ गया। उसके बाद में बढ़ेगा प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करेगा? ग्रंथि सिस्टन ने उसको सिकुड़ देगा, यानी कि उसको ऐसे बंद कर देगा, जिससे ये जो दूध है उसका दबाव ये जो थन सिस्टम है उसके अंदर आएगा, और थन सिस्टम से दूध है वो थन से बाहर आएगा, ठीक है। अब अपने बात करते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ लाइनें बनती है, वो अपने जानते हैं कौन कौन सी है। तो सबसे पहले अपने जो अपने को वो ध्यान रखना है कि जो दूध है ना ये एक नियमित प्रक्रिया है, नियमित प्रक्रिया है। उसके बाद जो थन सिस्टम है ना इसमें क्या चीज खुलती है? थन ग्रंथि सिस्टम खुलता है, थन ग्रंथि सिस्टम खुल जाएगा। थन ग्रंथि सिस्टम है, इसके अंदर क्या चीज खुलेगी? तो ओनली ग्रंथि सिस्टम, ग्रंथि सिस्टम।
और ग्रंथि शिश्रण के अंदर क्या चीज होगी? रक्त शिराएं, रक्त शिराएं। और रक्त शिराओं के अंदर क्या चीज होगी? तो रक्त शिराओं के बाद में आता है ये जो बताया था ना मैंने आपको, एल्वोलाई या कुपिका बोलते हैं जिसको, एल्वोलाई या कुपिका। और कुपिका के ऊपर क्या चीज होगी? लोब्यूल, लोब्यूल। अब बात आती है कि जो ग्रंथि शिश्रण है ना, इसके अंदर कितना दूध स्टोर होगा? तो इसके अंदर दूध स्टोर होता है 500 से 600 ml, ये ध्यान रखना आप। 500 से 600 ml ना ग्रंथि शिश्रण के अंदर दूध स्टोर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि जो रक्त शिराएं है ना, उनके अंदर क्या चीज बहती है? क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, जो रक्त शिराएं हैं, रक्त शिराएं या रक्त शिराओं में क्या बहता है? तो नॉर्मल सी बात है कि रक्त शिराओं के अंदर रक्त बहेगा, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो रक्त शिराएं होती है ना जो, उनके अंदर दूध बहता है, ये ध्यान रखना बात है। दूध, रक्त शिराओं के अंदर हमेशा दूध होगा, रक्त नहीं होगा। तो जो रक्त शिराएं, इनके अंदर क्या चीज होगी? दूध। अब बात आती है एल्वोलाई या कुपिका, ये क्या चीज है? तो एल्वोलाई और जो कुपिका है ना, ये इकाई है दूध बनने की। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, नोट लगा के लिखो इसको, कि दूध बनने की क्रियात्मक इकाई, क्रियात्मक इकाई कुपिका या एल्वोलाई, एल्वोलाई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखना कि जो दूध बनने की जो दूध बनने की क्रियात्मक इकाई होती है ना, उसको बोलते हैं कुपिका या एल्वोलाई। तो एल्वोलाई या कुपिका कहां पे था? यहाँ पे था। एल्वोलाई कुपिका का क्या काम है? तो एल्वोलाई कुपिका क्या है? क्रियात्मक इकाई है। क्या है? क्रियात्मक इकाई। तो दूध बनने की क्रियात्मक इकाई क्या है? एल्वोलाई। उसके बाद में बात करते हैं अपने लोब्यूल के। तो लोब्यूल होता है ना जो एल्वोलाई के ऊपर से घेरे रखता है। और अब बात आती है रक्त शिराओं की। तो रक्त शिराओं के अंदर क्या बहता है? दूध बहता है। और रक्त शिराएं होती है ना, तो ये ग्रंथि शिश्रण होगी ना जो, उसके अंदर रक्त शिराएं कितनी होगी? 15 से 50 रक्त शिराएं होगी। 15 से 50 रक्त शिराएं होगी, ये ध्यान रखना। अब बात आती है कि 1 ml दूध बनेगा ना, तो उसके लिए रक्त का कितना सर्कुलेशन चाहिए? कि 1 ml दूध बन रहा है पशु के शरीर के अंदर, तो उसके लिए मिल्क का रेगुलेशन है वो कितना चाहिए? 400 से 500 ml है ना जो मिल्क, जो ब्लड है, उसका सर्कुलेशन चाहिए। यानी कि 400 से 500 जो ml ब्लड है वो अगर सर्कुलेट करता है, तब जाके 1 ml है ना वो दूध बनेगा। ठीक है, 1 ml दूध बनेगा। तो यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे? तो यहाँ से आएगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रक्त शिराओं के अंदर क्या बहेगा? तो दूध बहेगा। रक्त शिराओं के अंदर खून नहीं बहेगा या रुधिर नहीं बहेगा, रक्त शिराओं के अंदर दूध बहेगा। रक्त शिराओं की संख्या कितनी होगी थन सिस्टम के अंदर? तो 15 से 20 होगी, या 15 से 50 रक्त शिराएं होगी। और 1 ml दूध बनने के लिए कितना ब्लड का सर्कुलेशन चाहिए? तो 400 से 500। अब उसके बाद में बात करते हैं अपने ग्रंथि शिश्रण। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि ग्रंथि शिश्रण की, एक ग्रंथि शिश्रण उसकी क्षमता कितनी है, यानी कि वो कितना दूध है वो एक समय में स्टोर कर सकता है? तो वो कर सकता है 500 से 600 ml। ठीक है। और अपनों ने हार्मोन पढ़े, तो पशु को पहुंचाने के लिए या लेट डाउन के लिए जो हार्मोन होगा वो होगा ऑक्सीटोसिन। उसके बाद में आता है कि स्त्रावण हेतु, यानी कि मिल्क सेक्रेशन। मिल्क सेक्रेशन किसको बोलेंगे? जब थन से बाहर जो दूध आ रहा है ना, उसको बोलेंगे मिल्क सेक्रेशन। तो उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो उसके लिए प्रोलैक्टिन। और पशु जैसे एकदम डर जाता है तो अपने दूध को ऊपर चढ़ा लेता है या अपने दूध को स्टॉप कर देता है, यानी कि थनों से बाहर आना बंद हो जाता है, तो उसमें कौन सा हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल होगा? तो उसमें होगा प्रोलैक्टिन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है मिल्क के बारे में अपनों ने पढ़ा। और जो नेक्स्ट क्लास है वो अपनी रहेगी, जो दूध निकालने के जो मेथड होते हैं ना, जैसे मशीन से दूध निकाला जाता है, हाथों से निकाला जाता है, कौन सी विधि सबसे अच्छी है, कौन सी विधि भारत के अंदर प्रचलित है, या कौन सी विधि दोषपूर्ण विधि है, तो वो अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। और आज की जो क्लास है वो अपने यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।